आठवीं क्लास, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? पाठ 15 तक काम पूरा कर लिया होगा, सबने प्रश्न उत्तर भी लिख लिए होंगे, सबको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है बेटा, जब कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हो, फोन करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज ग्रुप में डाला करो। ठीक है, अलग अलग डालते हो तो पता नहीं चलता, कहीं बच्चे दूसरे नंबर से भी लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनोगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो कुछ भी नेपोलियन ने भी कहा था कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। तो हम क्या मूर्ख हैं? नहीं ना। तो प्यारे बच्चों, आपने मूर्ख नहीं बनना और कोई काम हमारे लिए असंभव भी नहीं है। हमने हर काम को अपनी लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ करेंगे तो आपका हर कार्य सफल होगा। तो आपकी भारतीय खोज पुस्तक में भी बताया था ना कि सदा सत्य बोलो, सत्य बोलना, अंधविश्वास में पड़ना जीवन को बर्बाद करना है। सत्य हमारे जीवन का आधार है। तो सत्य के साथ चलो और सत्य के साथ काम किया करो तो कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। आज हम आपकी वसंत का पाठ 16 पानी की कहानी का पठन करेंगे। पानी की कहानी, इसके कवि, इसके लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं, जिन्होंने अपनी कल्पना और वैज्ञानिक ढंग से इस पाठ को प्रस्तुत किया है और यथार्थ चित्रण किया है कि किस प्रकार पानी की बूंद सूर्य, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, नल, नदी आदि में यात्रा करती हुई प्रवेश करती है। कर लेखक ने मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखा और लेखक ने हर बात का ध्यान रखते हुए इस पाठ को लिखा है। तो आप अपने हाथ में पेंसिल रखो, अर्थ लिखेंगे, मुश्किल शब्दों को रेखांकित करेंगे और साथ साथ शब्दों को भी लिखें, अंडरलाइन करते जाएंगे, शब्द अर्थ लिखते जाएंगे। पेज नंबर 95, पेज कौन सा है? पेज 95, इस पर आपका पाठ दिया गया है। निकाल लेंगे बुक। पाठ का नाम पानी की कहानी, लेखक रामचंद्र तिवारी जी। मैं आगे ही बढ़ा था। मैं कौन? लेखक। ऊपर लिखो मैं लेखक। बेर की झाड़ी पर से, बेर खाने वाले बेर, बेर आते हैं ना बाजार में खाने वाले। झाड़ी पर से मोटी सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ गिरी। पानी की बूंद को क्या बताया? मोती की तरह। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, आश्चर्य, हैरानी, जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। हथेली हाथ पर। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। दृष्टि, नजर, अर्थ लिखते जाओ। दृष्टि, नजर। थोड़ी देर तक मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। झंकार, आवाज। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर आवाज मेरी हथेली से निकल गई है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं। वे दोनों ही हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। क्या सुना? सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा नहीं गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। पानी की बूंद से क्या आवाज आई? सुनो सुनो। लेखक के मुख से क्या निकला? कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिलो और बोल
है जल। मालूम है मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, झूठी मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फुहारा निकलता है? किसने कहा? लेखक ने उसे झूठी बता दिया। अगले पेज पे आ जाओ। बूंद फिर मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर की ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी जड़ें छोटी, जड़ों के रोए हैं। ये पेड़ के बारे में बता रहे, बेर के पेड़ के बारे में। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मुझ जैसे असंख्य जड़ कणों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कौन? ओस की बूंदों को पेड़ खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध अर्थ लिखो गुस्सा, घृणा, नफरत अर्थ लिखते जाओ। क्रोध, गुस्सा, घृणा, नफरत से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा होने के लिए मैंने असंख्य जो गिने ना जा सके बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद खुशी से फिर रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं चाहते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी, उत्सुकता जानने की इच्छा। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। कोई मानो हाथ पकड़कर आगे की ओर खींच रहा है। मेरा आए भाई भी वहां लाया गया। किसका? उसका। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे और एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। सांसत कष्ट, पीड़ा, दुख, वेदना, ये सब बेटा एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं जो आपको आने चाहिए। पर्यायवाची शब्द हमारे बहुत काम आते हैं, जिनका देखने में अलग अलग लगते हैं परंतु अर्थ एक। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचकर उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकालने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है। सूर्य जो हमें उड़ाने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो पानी ओस की बूंदें नष्ट हो जाती हैं। जब सूर्य छिप जाता है अर्थात संध्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है, तो ओस की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। वायुमंडल में इतने जनकण उड़ रहे हैं, मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्ते पर सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुमने देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ।
उसका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। शक्ति, ताकत। मेरा जीवन विचित्र, अर्थ को अनोखा, घटनाओं से परिपूर्ण है, परिपूर्ण, भरा हुआ। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे, पुरखे अंडरलाइन करो, दादा परदादा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओसजन, ऑक्सीजन। किसके पुरखे हैं ये? ओस की बूंद के पुरखों के नाम क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी, विद्यमान, मौजूद। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, उनके ग्रह उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? पुरखे अंडरलाइन करके अर्थ लिखो, दादा पर दादा में हैं उनके वंशज। अपनी भयावह लपटों से अभी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं, उज्जवल, प्रकाशित। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया, प्रचंड, भयानक। उनकी आंखें चुंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ा। ज्यों-ज्यों पास आता गया, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य के लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर घूम रहा था, सहस्त्रों मील, हजारों। परंतु भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर नीचे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतनी भारी खिंचाव संभाल न सका, कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था। अंडरलाइन करो, पृथ्वी शुरू में क्या था? एक आग का गोला। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है, हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। अगला पेज निकाल लो, 98। और मुझे याद है, अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन, ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर हमारा प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया, मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रही। कौन? ओस की बूंद। ओस अपनी कहानी सुना रही है। उसके बाद न जाने क्या हुआ। अब मुझे होश आया। मैंने अपने ठोस बर्फ के रूप में पाया। अब पानी बता है कि मैं बर्फ से, पानी से बर्फ बन गया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हुए हैं। पानी से क्या बनती है बच्चों? बर्फ। जब हम फ्रिज में जमा देते हैं तो बर्फ, कई बच्चे बर्फ खाने के बड़े शौकीन होते हैं। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो सौंदर्य बिखर पड़ता है। हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो बड़ी उत्सुकता से ऊंचा उड़ने, उछल कूद करने के लिए कमर कसे बैठे रहते हैं। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का, कितने दिनों का, कई लाख वर्षों तक, कई लाख। हाँ, चौंको नहीं, चौंकना, हैरान होना। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मेरे ऐसे विग्र जीवी से वार्तालाप करते जान, वार्तालाप, बातचीत। अपने को धन्य माना। ओस की बूंद के प्रति मेरी
श्रद्धा बढ़ गई, श्रद्धा सम्मान। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब चला, अब क्या होगा। इतने दिन आनंद में से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है। उनके तरल शरीर पे हम फिसल रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पेज 98 तक पढ़ेंगे। पाठ थोड़ा बहुत बड़ा है तो इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक भाग में यदि हम पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और इतना ज्यादा इकट्ठा आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। तब तक बेटा आप इस पाठ को एक बार खुद भी पढ़ेंगे।